गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टेसरी के ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को मालूम है कि मैं चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ, बड़े भाई साहब। कल इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि प्रेमचंद जी ने अपने लिए एक समय सारणी तैयार की थी, पर उस समय सारणी की ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। उस समय सारणी के अनुसार वो पढ़ाई नहीं करते। उनका ध्यान अभी भी खेल कूद की ओर अधिक था, जिसके कारण उनके बड़े भाई साहब हमेशा की तरह फिर से उन्हें डांटते रहते थे और वो उनसे बचने की कोशिश भी करते कि किसी तरह से भी उनकी नज़र इन पर ना पड़े। आज हम लोग देखेंगे कि जब इन लोगों का वार्षिक परीक्षा हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए। पेज नंबर 30 में सेकंड पैरा आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा है कि सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। सालाना इम्तिहान यानी वार्षिक परीक्षा जब हुई तो इनके बड़े भाई साहब फेल हो गए और ये स्वयं पास हो गए, वो भी अपने कक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने पाया। अब इन दोनों के बीच कितना अंतर रह गया? 2 साल का अंतर। पहले कितने का अंतर था? 3 साल का। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। तो जाहिर सी बात थी कि अपने प्रथम आने का इन्हें अब अभिमान हो गया था और बड़े भाई साहब को वो चाह रहे थे कि बहुत कुछ कहे, लेकिन फिर भी जो हालत उनकी इन्होंने देखी तो इन्हें भी लगा कि शायद फ़िलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा और आगे ये हमेशा खेल कूद में शरीक होने लगे। अब इन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, यानी सबसे आगे। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। हालांकि ये बात कभी भी इन्होंने अपनी जुबान से नहीं कही, लेकिन इनकी चाल ढाल और जो बिना डर से ये खेलने चला जाया करते थे, उससे यह साफ जाहिर था कि ये अपने बड़े भाई साहब को एक तरह से इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि वो दिन रात पढ़कर भी वो हासिल नहीं कर पाए जो इन्होंने खेल कूद कर पा लिया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, भोर यानी सुबह के समय वो निकले और गुल्ली डंडे खेलकर जब भोजन के समय लौटे तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो बड़े भाई साहब भी आखिर बड़े भाई साहब थे। वे समझ चुके थे कि लेखक को यानी प्रेमचंद को अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तो इसलिए उसके घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने उनसे कहा कि घमंड तो बड़े बड़ों का
नहीं रहा तो तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो फिर से वो अपने भाई को समझाते हुए यह कहने लगे कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। घमंड तो रावण को भी था, और उसका क्या हाल हुआ यह सभी को पता है कि रावण बहुत बुद्धिमान था, बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी अपने अहंकार की वजह से एक दिन उसका सर्वनाश हो गया। तो आज पेज नंबर 30 तक ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट डे इसके आगे पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप पेज नंबर 31 को एक बार फिर से रीड करें। थैंक यू।